आजकल हमारे देश में एक नया मोर्चा खुला हुआ है। ये मोर्चा है नई नई टेक कंपनियों जैसे ज़ोमैटो, स्विगी और उनके गिग वर्कर्स के बीच। देखिए, ये लड़ाई कोई नई तो नहीं है, लेकिन हाल ही में ये बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है। एक तरफ है वर्कर्स जो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं और दूसरी तरफ हैं ये बड़े बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स। तो आज की इस पड़ताल में हम इसी बहस के दोनों पक्षों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। और इस पूरी बहस में घी डालने का काम किया ज़ोमैटो के संस्थापक दीपेंद्र गोयल के इस एक ट्वीट ने। हुआ ये कि जब वर्कर्स ने नए साल के आसपास स्ट्राइक करने की कोशिश की तो उन्होंने प्रोटेस्टर्स को मिसक्रिएंट्स यानी कि उपद्रवी कह दिया और तो और स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस को धन्यवाद भी दिया। बस इस एक ट्वीट ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए सबसे पहले कहानी का एक पक्ष देखते हैं। आखिर ये वर्कर्स सड़कों पर क्यों हैं? उनकी असली समस्याएं क्या हैं जो उन्हें इस तरह से स्ट्राइक करने पर मजबूर कर रही हैं? देखिए, वर्कर्स की मांगें सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं हैं, जैसा कि कई लोग सोचते हैं। वो एक फेयर वेज तो चाहते ही हैं, लेकिन साथ ही सोशल सिक्योरिटी और टॉयलेट या लिफ्ट के इस्तेमाल जैसी बिल्कुल बुनियादी सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं। उनकी एक और बड़ी चिंता ये है कि उन्हें बिना किसी सुनवाई के प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया जाता है और ऐप के जरिए उनकी लगातार ट्रैकिंग भी उनकी प्राइवेसी पर एक बड़ा सवाल है। और जब पैसों की बात आती भी है तो उनकी मुख्य मांग क्या है? सिर्फ 20 रुपए। जी हाँ, वो चाहते हैं कि उन्हें हर ऑर्डर पर कम से कम 20 रुपए का एक मिनिमम अश्योर्ड रेट मिले। ये सोचने वाली बात है कि अपनी मेहनत के लिए इतनी छोटी सी मांग रखने के लिए भी उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। अब जाहिर है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इन सारे आरोपों के जवाब में ज़ोमैटो जैसी कंपनियों का क्या कहना है? दीपेंद्र गोयल ने कुछ बहुत ही दिलचस्प डेटा और तर्क सामने रखे हैं। आइए जरा उन्हें भी समझते हैं। प्लेटफॉर्म का सबसे पहला और सबसे बड़ा तर्क है कमाई को लेकर। उनका कहना है कि अगर कोई पार्टनर महीने में 26 दिन 10 घंटे काम करे तो वो आराम से 25,000 रुपये तक कमा सकता है। और ये अमाउंट पता है, आईटी इंडस्ट्री की शुरुआती सैलरी से भी ज्यादा है। और इस काम के लिए चाहिए क्या? कोई बड़ी डिग्री नहीं, बस एक टू व्हीलर। इसके अलावा ज़ोमैटो ये भी दावा करता है कि वो अपने पार्टनर्स को कई तरह के फायदे भी देते हैं, जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है। 10 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और यहाँ तक कि मैटर्निटी इंश्योरेंस भी शामिल हैं। ये एक अच्छा कदम है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ ज़ोमैटो में है या पूरी इंडस्ट्री में ऐसा ही है? तो फिर सवाल ये है कि कंपनियां इतना डिफेंसिव क्यों हैं? उनका सबसे बड़ा डर है ओवर रेगुलेशन। उन्हें लगता है कि अगर सरकार ने बहुत ज़्यादा नियम कानून बना दिए तो ये पूरी इंडस्ट्री ही शायद ठप पड़ जाएगी और जो नौकरियां आज मौजूद हैं वो भी चली जाएंगी। लेकिन अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। और ये ट्विस्ट कहीं और से नहीं बल्कि ज़ोमैटो के अपने ही दिए हुए डेटा से आता है, जो इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देता है। चलिए एक अंदाज़ा लगाइए, एक औसत डिलीवरी पार्टनर पूरे साल में कितने दिन ज़ोमैटो के लिए काम करता होगा? 100 दिन, 150, 200 दिन? ज़रा सोचिए, जवाब आपको चौंका सकता है। जवाब वाकई चौंकाने वाला है। सिर्फ 38 दिन। हाँ, आपने सही सुना। पूरे 365 दिनों में से एक औसत पार्टनर सिर्फ 38 दिन काम करता है। और यह आंकड़ा मेरा नहीं है, ये खुद ज़ोमैटो के फाउंडर ने दिया है। और ये स्लाइड इस बात को और भी साफ कर देती है। ज़ोमैटो के जितने भी रजिस्टर्ड पार्टनर्स हैं, उनमें से सिर्फ 2.3% ही ऐसे हैं जो साल में 250 से ज़्यादा दिन काम करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि 97% से ज़्यादा लोग इसे फुल टाइम नौकरी की तरह कर ही नहीं रहे हैं। अब देखिए इस पूरी तस्वीर को सरकार कैसे देखती है। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत जैसे बड़े लोग इसे भारत का सबसे बड़ा जॉब क्रिएशन इंजन बताते हैं, जो लाखों नौकरियां पैदा कर रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है जॉब क्रिएशन इंजन, और दूसरी तरफ ठीक इसके उलट ज़ोमैटो के फाउंडर खुद क्या कह रहे हैं? वो खुद इसे सेकेंडरी इनकम का एक जरिया बता रहे हैं, एक स्टॉप गैप विकल्प, न कि कोई लॉन्ग टर्म करियर। मतलब दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। और यहीं से हमें असली और बड़ी कहानी समझ में आनी शुरू होती है। ये लड़ाई सिर्फ ज़ोमैटो या उसके वर्कर्स की नहीं है, ये दरअसल भारत में एक बहुत गहरे और बड़े रोजगार संकट की तरफ इशारा करती है। सच तो ये है कि गिग इकोनॉमी इतनी तेजी से इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि देश में अच्छी परमानेंट नौकरियों की बहुत ज्यादा कमी है। जब फॉर्मल सेक्टर में नौकरियां नहीं बन रही तो लोगों की एक बहुत बड़ी फौज कम पैसों पर भी काम करने के लिए तैयार खड़ी है। लेबर की ये सरप्लस सप्लाई ही कंपनियों को कम वेतन पर वर्कर्स रखने का मौका देती है। और इस बड़ी समस्या के कई संकेत हमें चारों तरफ दिख रहे हैं। आईटी सेक्टर की शुरुआती सैलरी पिछले 20 सालों से लगभग वहीं की वहीं है।
मैन्युफैक्चरिंग में उतनी नौकरियां नहीं बन पा रही हैं, जिसकी वजह से लोग वापस खेती की ओर जा रहे हैं। और हालत यह है कि एक दिहाड़ी मजदूर भी दिन का लगभग उतना ही कमा लेता है जितना एक गिग वर्कर। ये सब एक बड़े आर्थिक मुद्दे की ओर इशारा कर रहा है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या सारी गलती सिर्फ कंपनियों की है? शायद नहीं। ये एक साझा जिम्मेदारी है और इसका रास्ता भी सबको मिलकर ही निकालना होगा। आगे बढ़ने के लिए हमें कई स्तरों पर काम करना होगा। जनता को कंपनियों पर बेहतर पॉलिसीज के लिए दबाव बनाना होगा। सरकार को एक बैलेंस्ड रेगुलेशन लाना होगा जो वर्कर्स की सुरक्षा भी करे और इंडस्ट्री को खत्म भी ना करे। लेकिन सबसे जरूरी है मूल कारण पर सवाल उठाना कि अच्छी नौकरियां आखिर हैं कहाँ। और हाँ, इसमें हम और आप जैसे उपभोक्ताओं की भी एक अहम भूमिका है। चलिए अब बात करते हैं हम जैसे लोगों की, यानी कस्टमर्स की। दीपेंद्र गोयल के डेटा ने एक और कड़वी सच्चाई सामने रखी है। ज़ोमैटो पर 100 में से सिर्फ 5 ऑर्डर पर ही टिप दी जाती है। मतलब 95% ऑर्डर पर डिलीवरी पार्टनर को कोई टिप नहीं मिलती। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि एक देश के तौर पर हम टिप देने के मामले में काफी पीछे हैं। और मजे की बात यह है कि ज़ोमैटो के अनुसार टिप का 100% पैसा सीधे पार्टनर के पास जाता है। यानी कस्टमर्स के पास उनकी कमाई में सीधे तौर पर योगदान करने का एक तरीका है जिसका ज्यादातर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है, क्या हम जिसे गिग इकोनॉमी कहकर सेलिब्रेट कर रहे हैं वो असल में एक बेबसी इकोनॉमी है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो लोगों की मजबूरी पर चल रही है क्योंकि शायद उनके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।